बताइए, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को किसने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? हाँ सही है, अगला बताइएगा, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विठल भाई पटेल। सही है, विठल भाई पटेल। अगला बताइएगा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था? सही है, लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, अगला बताइएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला बताइएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में ही प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने के रूप में मनाने के निश्चित किया गया था, कब? सही है, 26 जनवरी 1930। अगला बताइएगा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था? सही है, हाँ 79 समर्थकों के साथ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लगभग कितने दिनों बाद गांधी जी दांडी पहुंचे थे? 24 दिन बाद। हाँ सही है, 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को। और वहां पर पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा था और कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, अगला बताइएगा, किस क्रांतिकारी ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा सुभाष चंद्र बोस? अगला बताइएगा, गांधी, ठीक है, हाँ 4 मार्च 1931। ठीक है, अगला बताइएगा, गांधी अरविंद समझौता को और किस नाम से भी जाना जाता है? हाँ दिल्ली समझौता। हाँ दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसकी अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया? किसकी अध्यक्षता है? हाँ लाला लाजपत राय। किसकी अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? यही क्वेश्चन आया था आपका एनटीपीसी में इस बार एकदम। यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अगला बताएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? हाँ सही है, 7 सितंबर 1931। ठीक है, बताइएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस कारण से असफल रहा? हाँ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। हाँ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। ठीक है, अगला बताइएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे, है ना, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। अगला बताइएगा, लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों का प्रतिनिधित्व के रूप में किसे बुलाया गया था? सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से कौन इनकार कर दिया था? गढ़वाल। हाँ गढ़वाल राइफल्स, ठीक है, गढ़वाल राइफल्स। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर कब लटका दिया गया? हाँ सही है, 23 मार्च 1931। ठीक है, अगला बताइएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? मई 1934 में। हाँ, मई 1934। ठीक है, अगला बताइएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? हुआ था 1936 में और लखनऊ में। बिल्कुल सही है, 1936 में लखनऊ में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बीपीएससी में इसका फेवरेट क्वेश्चन है, बीपीएससी का हमेशा पूछता है। ये थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, और महासचिव कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन चुने गए थे? एनजी रंगा। हाँ, एनजी रंगा थे। ठीक है, अगला बताइएगा, किसने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहाँ से प्रकाशित किया था? पटना से। ठीक है, यह जो थी किसान आंदोलन की पत्रिका थी। अगला बताइएगा, हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक कौन बने? नहीं, ये थे राहुल सांस्कृत्यायन, है ना, राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, अगला बताइएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन विथ डेट कब और कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? सही है, पट्टाभी सीता रमैया। अगला बताइएगा, कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किसने किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया? सही है, सुभाष चंद्र बोस। कब? सही है, 1 मई 1939। ठीक है, अगला बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एक सेना बनाई थी, नाम क्या था उसका? हाँ, फ्री इंडियन लीजन। हाँ, फ्री इंडियन लीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या किसने की? सही है, उधम सिंह। कब? सही है, 13 मार्च 1940। सही है, अगला बताइएगा, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को कहा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की? हाँ, पवनार। पवनार में। ठीक है, अगला बताइएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सही है, और दूसरे सत्याग्रही? हाँ, जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही थे? ठीक है, ब्रह्मदत्त। हाँ, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे ब्रह्मदत्त। ठीक है, अगला बताइएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को और क्या कहा जाता है? हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को कहा जाता है दिल्ली चलो आंदोलन। हाँ, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी? सही है, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला बताइएगा, मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन में किसने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था? नाम था खलीकुज्जमान। हाँ, खलीकुज्जमान। ठीक है, और दिल्ली अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? सही है, हाँ, 1942 वर्धा में। ठीक है, और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी?
ऐतिहासिक बैठक ये हुई थी ग्वालियर टैंक में। हाँ, ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हाँ नहीं, सही है। हाँ, अबुल कलाम आजाद ने की थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया था? सही है, 8 अगस्त 1942 को। और इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सही है, 9 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? हाँ, करो या मरो, डू और डाई। हाँ, डू और डाई का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 9 अगस्त 1942 को प्रातः काल से ही, जिसे ऑपरेशन जीरो आवर कहा जाता है, जीरो आवर, गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार किए गए। ठीक है, गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था? सही है, पूना के आगा खां महल में। ठीक है, जबकि कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को, हाँ सही है, अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था, है ना। अगला बताएगा। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को, हाँ सही है, आगा खां पैलेस में ही रखा गया था सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को। सही है। अगला बताएगा। जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? अल्मोड़ा, हाँ अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है, जबकि राजेंद्र प्रसाद को, हाँ सही है, बांकीपुर जेल में रखा गया था, है ना, राजेंद्र प्रसाद को। और मौलाना अबुल कलाम आजाद को कहाँ रखा गया था, किस जेल में? ये रखा गया था बांकुड़ा जेल में, बांकुड़ा जेल में। ठीक है, और गांधी जी को जेल से कब छोड़ दिया गया? 1944। ठीक है, 6 मई 1944। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात कौन हुई? सही है, उषा मेहता। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए किसने 1944 में दी वे आउट नामक पॉम्पलेट जारी किया? नहीं, ये थे सी राजगोपालाचारी। हाँ, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? ठीक है, हाँ सही है, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। सही है। अगला बताइएगा। आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन कब किया गया था? हाँ, 1 सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, जो कि असफल रहा था। हाँ, असफल रहा था। जबकि आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस जर्मनी कब पहुंचे? 41 में। हाँ, 1941 में। और वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने किस संगठन की स्थापना की? हाँ, द फ्री इंडिया सेंटर। द फ्री इंडिया सेंटर, जहां वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे, है ना, द फ्री इंडिया सेंटर में। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे क्या कहा गया? हाँ सही है, उसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया है, फ्री इंडियन लीजन। सही है। अगला बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका समर्थन किन दो देशों ने किया था? हाँ, जर्मनी और जापान ने समर्थन किया था। ठीक है, आगे पढ़िएगा, इसमें पेज नंबर 50। हाँ,
चलिए बताइएगा, किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? सही है, 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला बताइएगा, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है? सही है, 6ठी अनुसूची में। अगला बताइएगा, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है? सही है, 4ठी अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है? सही है, 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, कौन कौन? ठीक है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगला बताइएगा, किस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है? हाँ सही है, राज सूची। ठीक है, हाँ, और राष्ट्र हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है राज सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, संविधान के लागू होने के समय राज सूची के अंतर्गत कितने विषय थे? 66, जबकि वर्तमान में कितने हैं? 61। सही है, अगला बताइएगा, समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है? हाँ, केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है। ठीक है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, अगला बताइएगा, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। ठीक है, 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में 52 है। ठीक है, और बताइएगा, संघ सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। ठीक है, और संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? सही है, 97 विषय थे। ठीक है, और वर्तमान में अभी 24 है। ठीक है, अगला बताइएगा, दीवानी फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ वन किस सूची के अंतर्गत है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, अगला बताइएगा, राज सूची के अंतर्गत कौन कौन आता है? पुलिस हो गया सर, स्थानीय हो गया। हाँ, आंतरिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला कोई भी व्यापार है ना, कृषि व्यापार। ठीक है, हाँ, और राज ये हो गया राज सूची, और संघ सूची के अंतर्गत हाँ, विदेशी मामला, हाँ सही है, हाँ, परमाणु शक्ति, हाँ ठीक है, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, मुद्रा बैंकिंग, तार, ये सब जो है सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेलवे तो आपका संघ सूची में आता है, संघ सूची में, हाँ, केंद्र सरकार का है ना। चलिए, अगला बताइएगा, 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। सही है, 22। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है, अगला बताइएगा, 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन के तहत किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? सही है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, है ना। 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, अगला बताइएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? मणिपुरी, हाँ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषा। ठीक है, जबकि 2003 में 92वां संविधान संशोधन में किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? मैथिली, हाँ, डोगरी, हाँ, संथाली और बोडो, त्रिपुरी नहीं, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो बहुत है ना, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा। अगला बताइएगा, 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? सही है, प्रथम संविधान संशोधन 1951। ठीक है, बताइएगा, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम है? 284। सही है, 284। अब तक यह मान्यता थी
कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन कब संविधान के पीठ के निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है? सही है, 11 जनवरी 2007। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। दसवीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा और कब जोड़ी गई? सही है, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। ठीक है, अगला बताइएगा। बारहवीं अनुसूची यह संविधान में कैमे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची संविधान में कैमे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन है ना, 1993। ठीक है, जबकि 11वीं अनुसूची संविधान के कैमे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ठीक है, 73वें संविधान संशोधन। और इसमें क्या चीज वर्णित है 11वीं अनुसूची में? सही है, पंचायती राज का वर्णन है ना। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? सही है, 29। ठीक है, अगला बताएगा। 11वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? ठीक है, 18 विषय। हाँ हाँ, 12वीं अनुसूची में। अगला बताइएगा। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला बताइएगा। किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर विलय किया गया था? ठीक है, हाँ, जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर है ना, भारत में विलय किया गया था। अगला बताइएगा। पुलिस कार्रवाई के माध्यम से? ठीक है, हैदराबाद रियासत को। जबकि विलय पत्र के हस्ताक्षर द्वारा? सही है, जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के हस्ताक्षर द्वारा भारत में मिलाया गया। अगला बताइएगा। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? हाँ, सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। ठीक है, अगला बताइएगा। भारत राज्यों का संघ है जिसमें कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश है? सही है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है? 3, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, और 2 में क्या है कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे प्रावधानों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे नए संघ राज्य का प्रवेश या उनके स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 2 में लगभग एक ही है, थोड़ा सा अलग है, ये संसद द्वारा है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? किस अनुच्छेद के तहत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? सही है, अनुच्छेद 1 के तहत। अगला क्वेश्चन बताइएगा। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में है? भाग 1 में। और अनुच्छेद 1 से 4? हाँ, 1 से 4। ठीक है, अगला बताइएगा। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 4 में है, भाग 4 में है। ठीक है, अगला बताइएगा। अनुच्छेद कैसे कहें? ठीक है, 36 से 51। अगला बताइएगा। नागरिकता किस भाग में है? सही है, 2 में है। और अनुच्छेद 5 से 11? हाँ, 1 से 4 तो संघ उसका राज्य क्षेत्र हो गया है ना, 5 से 11 नागरिकता। ठीक है, और मौलिक अधिकार किस भाग में है? हाँ, ठीक है, 3 में है। और अनुच्छेद 12 से 35? 12 से 35। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। ठीक है, अब मूल्य कर्तव्य किस भाग में है? ठीक है, 4 के कम में है। सही है, और अनुच्छेद 51 के कम है। अगला बताएगा। संघ किस भाग में है? 5 भाग में। हाँ, संघ भाग 5 में है। और अनुच्छेद 52 से 151।
हाँ, 52 से 151, ठीक है। और राज्य किस भाग में है? 6। और अनुच्छेद? हाँ सही है, 152 से 237, ठीक है। अगला बताएगा, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य किस भाग में है? 7। हाँ, भाग 7 में। हाँ, अनुच्छेद 238 में। ये निरसित हो गया है। अगला बताइएगा, संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में है? सही है, भाग 8 में है, ठीक है। और अनुच्छेद? सही है, अनुच्छेद 239 से 242। पंचायत किस भाग में है? 9। 9 है ना, 11वीं अनुसूची है, ये भाग है ना, भाग 9 में है। और अनुच्छेद? ठीक है, हाँ, 243 का से लेकर के 9 तक। अगला बताएगा, नगर पालिका किस भाग में है? हाँ ठीक है, 9 का क। हाँ, ता से यछ तक है, 243 के ता से यछ तक, ठीक है। अगला बताएगा, सहकारी समितियां किस भाग में है? 9 के ख। हाँ सही है। और हाँ ठीक है, 243 के यछ से यण तक। अगला बताएगा, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र किस भाग में है? 10 में है। और अनुच्छेद? हाँ सही है, 244 से 244 के क। अगला बताएगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है? ठीक है, 11 में है। और अनुच्छेद? सही है, 245 से 263। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बात किस भाग में है? 12 में है। और अनुच्छेद? 300 के क तक। हाँ, 264 से 300 का। अगला बताएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में विस्तार, व्यापक, वाणिज्य एवं समागम किस भाग में है? 13। और अनुच्छेद? सही है, तो 1 से 307। अगला बताएगा, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 में। अनुच्छेद? 323। हाँ, 308 से 323। और अधिकरण किस भाग में है? 14 के क। हाँ, 14 के क। और अनुच्छेद? 323 के क से लेकर के 323 के ख, ठीक है। और निर्वाचन किस भाग में? 15, भाग 15 में। और अनुच्छेद? हाँ सही है, 324 से 329। और कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध किस भाग में है? 16। और अनुच्छेद? 330 से 342। 330 से 42। और राजभाषा किस भाग में है? 17। अनुच्छेद? ठीक है, 343 से 351। और आपात उपबंध? सही है, भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360। और प्रकीर्ण किस भाग में? 19 में है। और अनुच्छेद? सही है, 361 से 367। और संविधान संशोधन किस भाग में? 20 में, ठीक है। अनुच्छेद 368। सही है। और अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध किस भाग में? भाग 21 में है। हाँ, 392, 369 से 392 अनुच्छेद में, ठीक है। जबकि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, भाग 22। सही है, अनुच्छेद 393 से 95। ये लगातार पूछ दिए कि बता सकते हैं, अगर उल्टा पूछते तो हो सकता है गड़बड़ा जाता है। हाँ हाँ हाँ, एक आध वो गड़बड़ाते हैं, ठीक है। फिर भी याद है तो बोल देते तो ज्यादा बैठ जाता है दिमाग में, है ना। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। वो अध्यक्ष कौन थे? सही है, एस के धर की अध्यक्षता में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेगा, इसमें पेज नंबर 166। चलिए अगला बताइएगा, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं?
सही है, ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, बताएगा ससंजक बल का मान अधिक किसमें होता है? ठोस में। सही है, ठोस में। जबकि नगण्य किसमें होता है? गैस में। हाँ, गैस में। गैस में नगण्य होता है, यानी न के बराबर। ठीक है, अगला बताएगा दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हाँ, आसंजक बल, है ना, अधेसिव फोर्स कहते हैं उसको। ठीक है, और असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। ठीक है, अगला बताएगा द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव सदैव पृष्ठ जो है सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे क्या कहते हैं? हाँ, इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होता है? हाँ, न्यूटन प्रति मीटर। हाँ, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बताएगा द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या होता है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। सही है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बताएगा द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। हाँ हाँ, सही है, कम बोले, सही है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। हाँ, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है क्या कहलाता है? हाँ, केस नली। हाँ, केस नली कहलाता है, कैपिलरी ट्यूब कहलाता है। सही है, अगला बताइएगा केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, कैपिलरिटी कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, द्रव के केस नली में ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने का कारण क्या है? द्रव का पृष्ठ तनाव है। द्रव का पृष्ठ तनाव, ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव ही है, द्रव का पृष्ठ तनाव। ठीक है, अगला बताइएगा किसी किस सीमा तक द्रव केस नली में चढ़ता या उतरता है यह किस पर निर्भर करता है? केस नली की त्रिज्या पर। हाँ, केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक और चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। सही है। हाँ, यानी पतला जो रहेगा ना पाइप, पतला पाइप रहेगा उसमें ऊपर चढ़ जाएगा ज्यादा ऊपर, और मोटा पाइप में कम। ठीक है, अगला बताइएगा केशिकत्व के कुछ उदाहरण दीजिए तो। हाँ, ठीक है। और चाय को सोखना। हाँ ब्लेटिंग पेपर। हाँ हाँ हाँ, ब्लोटिंग पेपर। ताकि नम्रता बनी रहे। हाँ हाँ हाँ, जो कैपिलरी ट्यूब बन जाता है वो टूट जाए और खेत में नमी बनी रहे। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर यदि किसी केस नली को जल में खड़ा कर दिया जाए तो नली में चढ़ने वाला जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों न हो। सही है, और है पेड़ पौधों की शाखाओं तनों पत्तियों तक जल आवश्यक लवण, है ना, केशिकत्व क्रिया के द्वारा ही जाता है, ऊपर तक चढ़ता है। ठीक है, और जो हम लोग पेन से जो लिखते हैं, है ना, उसमें जो नीब लगा हुआ था वो भी केशिकत्व के कारण ही लिख पाते हैं हम लोग, है ना। और केशिकत्व की क्रिया के कारण कॉफी पाउडर जो है जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। कॉफी पाउडर केशिकत्व क्रिया के कारण, देखते हैं कॉफी पाउडर जो होता है
जैसे डालिएगा जल में तुरंत फैल जाता है। हाँ, तापमान अधिक कारण है केशिकत्व के कारण। ठीक है, केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला बताइएगा, पतली सुई किस कारण से पानी पर तैराई जा सकती है? हाँ, पृष्ठ तनाव के कारण। ऐसा करके देखे हैं कि नहीं? हाँ, देखिएगा ऐसा होता है, हम तो देखे हैं। ठीक है, करके देखिएगा, छोटा सुइया, लेकिन उसमें यही सावधानी बरतना है कि सीधा होना चाहिए और पूरा स्टील पॉलिश्ड होना चाहिए, उसमें जंग लगन नहीं रहना चाहिए। हाँ, न जंग लगल रहेगा तो उसके पृष्ठ, उसके जो है ना, पानी सट जाएगा, पानी सट जाएगा तो डूब जाएगा ना। ठीक है, डूब जाएगा। इसलिए एकदम नया सुइया रहना चाहिए और इस प्रकार से डालिएगा, ऐसे करके ऐसे छोड़ दीजिएगा, ऊपरे रह जाएगा। हाँ हाँ, कोई भी पानी में, कोई भी पानी में जो है सुइया को तैरा सकते हैं, लेकिन अस्थिर रहना चाहिए, पानी अस्थिर रहना चाहिए। ठीक है, पानी अस्थिर नहीं रहेगा तो हिलते रहेगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। हाँ, तो पृष्ठ तनाव। अगला बताइएगा, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं? हाँ, पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ, सही है। अगला बताइए, पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़काव देने से लार्वा पानी में डूब जाता है, क्यों? हाँ, उसका पृष्ठ तनाव कम जाता है, इसलिए लार्वा डूब करके मर जाता है। ठीक है, अब बताइए, गर्म सूप हमें स्वादिष्ट क्यों लगता है? हाँ, क्योंकि गर्म द्रव जो है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, तो कम रहेगा तो फैलेगा अधिक, तो अधिक मात्रा में जब क्षेत्रफल में फैलेगा तो स्वादिष्ट लगेगा अधिक क्षेत्रफल पर। अगला बताइएगा, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्यान बल। हाँ, श्यान बल कहते हैं। ठीक है, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है क्या कहलाता है? सही है, विस्कोसिटी कहलाता है, श्यानता कहलाता है। अगला बताइएगा, श्यानता किसका गुण है? वही ठोस द्रव गैस में बोलना है, द्रव और गैस दोनों का है, ठोस का नहीं है, लेकिन द्रव और गैस दोनों का गुण है। ठीक है, अगला बताइएगा, द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले किस बल के कारण होती है? हाँ, ससंजक बल। ससंजक बल जो होता है सेम अणु के बीच लगता है, जबकि असंजक बल, हाँ, वो होता है दूसरा, मतलब अलग अलग अणु के बीच लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में क्या होता है? कम होता है, कम होता है, द्रवों की तुलना में कम होता है गैस में श्यानता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठोसों में श्यानता होती है? नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? हाँ, शून्य होती है, एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्या हो जाती है? हाँ, घट जाती है, लेकिन गैसों में क्या होती है? बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, जबकि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। ठीक है, अगला बताइएगा, किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है? श्यानता गुणांक, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है, और श्यानता गुणांक का ऐसा मात्रा क्या है? हाँ, सही है, डेका पॉइजली या पास्कल सेकेंड। ऐसे प्राय किसके द्वारा सूचित किया जाता है? सही है, नीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है
तो उसके प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का क्या कहते हैं? कौन सा वेग कहते हैं? सीमांत वेग। हाँ, सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावक बल के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों के योग का कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है? अनुकर्मानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? सही है, अनुकर्मानुपाती होता है। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है ना? ठीक है। द्रव में अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, क्या कहलाता है? वह कहलाता है धारा रेखीय प्रवाह। हाँ, धारा रेखीय प्रवाह स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं। हाँ, और अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय ना होकर के विक्षुब्ध हो जाता है ना, वह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसकी प्रवाह किस पर निर्भर करता है? श्यानता पर निर्भर करता है। ठीक है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांति वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। यहाँ पर दो टॉपिक है, ध्यान से सुनिए इसको। ठीक है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांति वेग से कम होता है, द्रव प्रवाह का वेग क्रांति वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह किस पर निर्भर करता है? श्यानता पर। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह जो है केस नली में नीचे दबा रह जाता है। ठीक है। जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी क्या हो जाता है? ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है। और पानी का सतह केस नली के अंदर धंसा रहता है। ठीक है। इसीलिए इसके लिए स्पर्श कोण कौन होता है? सही है, न्यून कोण होता है ना? एंगल ऑफ कांटेक्ट न्यून कोण होता है। ठीक है। अब इसके विपरीत जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केस नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केस नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान क्या है? अधिक कोण। ठीक है। चलिए आगे इसमें पढ़िएगा, पेज नंबर 204। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कब से कब किया गया? 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर। हाँ, 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य किया गया। ठीक है। टोक्यो में कुल कितना दिन किया गया? 13 दिन। ठीक है। इसका शुभंकर क्या था? ठीक है, सोमाइटी। हाँ, और टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या था? सही है, यूनाइटेड बाय इमोशन। सही है। अगला बताएगा, उद्घाटन समारोह का थीम क्या था? हाँ, ये था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। हाँ हाँ, वी हैव विंग्स, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। ठीक है। अगला बताइएगा, 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में कुल कितने देशों ने भाग लिया? सही है, 162। और कुल खेलों की संख्या 22। ठीक है। इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 2 नए खेल शामिल किए गए, कौन कौन? हाँ सही है, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। सही है।
अगला बताइएगा, पहली बार टोक्यो में पैरालंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? 1964 में। ठीक है, दूसरी बार हो गया 2021 में। ठीक है, अगला बताइएगा, टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया, कौन कौन? मालदीव, और नेपाल, भूटान और सेंट विसेंट, ठीक है, और पराग्वे, ठीक है, और ग्रेनाडीनेस। हाँ ग्रेनाडीनेस। फिर से बोल देते हैं, भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनेस। अगला बताइएगा, कुल कितने देशों ने कोविड एवं क्वालिफाई न करने के कारण टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं लिए? सही है, 21 देश। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता? सही है, पिज ग्रेको, ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिस्ट था। हाँ, पिज ग्रेको। अगला बताइएगा, पैरालंपिक खेलों में भारत में बताना है, थीम गीत करे कमाल तू को किसने गाया और रचित किया है? संजीव सिंह। हाँ, संजीव सिंह। क्रिकेटर, दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी संजीव सिंह। ठीक है, अगला बताइएगा, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल भारतीय खिलाड़ियों की संख्या? 54 टोटल 54 था। ठीक है, और जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया, कितना खेल में? 9 हिस्सा। और जिसमें पुरुष कितना था? 40, महिला 14। ठीक है, अगला बताइएगा, इस बार जो है भारत का पैरालंपिक खेलों में सबसे बड़ा दल था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। और किस खेल से संबंधित है? जैवलिन थ्रो, भाला फेंक। हाँ, जैवलिन थ्रो, भाला फेंक। हाँ, भाला फेंक को कहते हैं। अगला बताइएगा, किस खिलाड़ी ने कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नहीं बन पाया? हाँ, मरियप्पन थंगावेलु। हाँ, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? हाँ, अवनी लखरा, निशानेबाजी से संबंधित है। अगला बताइएगा, टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज कौन बने? 2 व्यक्ति हैं। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने हैं हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा। हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा। ठीक है, अगला बताइएगा, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने? यह है पलक कोहली, बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, पलक कोहली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने पैरा कोनोइंग नौकायन में भाग लिया? सही है, यह है प्राची यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? अभिनव बिंद्रा कहाँ से होगा? ये पैरालंपिक में पूछ रहे हैं ना, अभी चल रहा है पैरालंपिक 2021 पूछ रहे हैं। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला रजत जो है पदक जो है भवीना बेन पटेल टेबल टेनिस में, है ना, रजत पदक जीते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने 10 मीटर एयर राइफल में जीता? सही है, अवनी लेखरा। हाँ, अवनी लेखरा। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है इस बार पैरालंपिक 2021 में, तो बताइए कुल कितना मेडल जीता है? 19। ठीक है, 19 मेडल। कितना गोल्ड? 5 गोल्ड। ठीक है, 8 सिल्वर और 6 रजत, 6 कांस्य। सिल्वर को ही रजत कहते हैं। क्या चीज? ब्रॉन्ज मतलब कांस्य। हाँ, ब्रॉन्ज मतलब कांस्य, सिल्वर मतलब रजत और गोल्ड मतलब स्वर्ण। 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य। अब पदक तालिका में स्थान 24वां। सही है, हाँ 24वां। ठीक है, जबकि ओलंपिक में 48वां। हाँ, 48वां। ठीक है,
और वो कैमा ओलंपिक था 32वां, और जबकि ये 16वां पैरा ओलंपिक। ठीक है, हाँ दोनों आधा आधा, एकदम याद रखिएगा। बताएगा अवनी लेखरा का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से नहीं, राजस्थान राजस्थान। हाँ, जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। ठीक है, उसने स्वर्ण पदक जीती है ना। R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक, और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है, 2 पदक जीते हैं। ठीक है, और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बनी है, और फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ठीक है, अगला बताइएगा मनीष नरवाल कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और किस खेल से संबंधित है? यह है P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल, हाँ पिस्टल SS श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने फाइनल में कितना स्कोर किया था? 218। सही है, 218। और मनीष नरवाल का संबंध किस राज्य से है? सही है, हरियाणा। ठीक है, अगला बताइएगा प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। सही है, बैडमिंटन। पुरुष एकल SL3 श्रेणी के स्वर्ण पदक पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, और इनका संबंध किस राज्य से है? सही है, वैशाली बिहार से है। BPSC के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अगला बताएगा सुमित अंतिल कौन सा पदक जीते हैं? गोल्ड पदक। ठीक है, किस खेल में? सही है, जेवलिन थ्रो है ना, भाला फेंक। फाइनल में इसने कितना मीटर भाला फेंकर वर्तमान रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड की बराबर किया? 68.55। हाँ सही है, 68.55 विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, और इनका संबंध किस राज्य से है? हाँ, सुमित अंतिल का सोनीपत हरियाणा। हाँ सही है, सुमित अंतिल सोनीपत हरियाणा। अगला बताइएगा कृष्णा नायर कौन सा पदक जीते हैं? हाँ, स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, किस खेल में? बैडमिंटन। ठीक है, और इनका संबंध किस राज्य से है? जयपुर राजस्थान। ठीक, जयपुर राजस्थान। इसमें 6 नंबर पेज पढ़िएगा। चलिए अगला बताएगा फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? हाँ, बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा। हाल ही में भारत के नया चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? सही है, अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अगला बताइए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया, वो कहाँ स्थित है? इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला बताएगा 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? सही है, भारत ने की थी। अगला बताइएगा 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? सही है, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताइएगा 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया गया? सही है, इंडोनेशिया। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, कोसी। अगला बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड, ऑप्शन दे, बहुत फेमस पुस्तक है। रघुराम राजन, प्रोफेसर अमर हुसैन, सही है, अमर हुसैन। ठीक है, अगला बताइएगा 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना के कारण निधन हो गया, वे किससे संबंधित थे? हाँ, वे मूर्तिकार थे। हाँ, मूर्तिकार थे, और उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, 2013 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला बताइएगा हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वतधारा योजना का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, हाँ सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला बताइएगा मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? ऑप्शन देते हैं
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। हाँ सही है, यही है हाँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अगला बताइएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही है, भारत। MSCS 1407 क्या है? सोयाबीन का ठीक है, सोयाबीन की नई किस्म है। अगला बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है? सही है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। ठीक है, अगला बताइएगा, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भोरा घाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला बताइएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? यह संवेदना पहल। ठीक है, अगला बताइएगा, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? हाँ, यह वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ऑप्शन देते हैं, न्यूजीलैंड, फ्रांस। ठीक है, न्यूजीलैंड। अगला बताएगा, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई? ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। अगला बताएगा, हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? इसे गुजरात का ग्रीन मैन भी कहते हैं, बताइए। ऑप्शन दे, सुमन चक्रवर्ती, हरिश्चंद्र प्रसाद, विश्वभूषण पांडे, बिरल देसाई। ठीक है, बिरल देसाई। अगला बताएगा, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? सही है, A76। हाँ, A76। अगला बताएगा, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है रुमाना सिंह सहगल को। हाँ, रुमाना सिंह सहगल। अगला बताएगा, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? सही है, नीरा टंडन। अगला बताएगा, हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ऑप्शन देते हैं, माइकल जॉर्डन, लेब्रोन जेम्स, मैजिक जॉनसन, कोब ब्रायंट। ठीक है, कोब ब्रायंट। अगला बताएगा, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही है, 25 अप्रैल। अगला बताएगा, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? हाँ सही है, यूनिकॉर्न। ठीक है, अगला बताएगा, भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? अप्रैल। ठीक है, 11 से 14 अप्रैल। अगला बताएगा, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? ऑप्शन देते हैं, झुरोंग, स्केलर, वाइपर, रेडम। हाँ, वाइपर नाम है। ठीक है, अगला बताएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला बताएगा, हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला बताइएगा, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? मेघालय में। ठीक है, अगला बताइएगा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई? जम्मू कश्मीर। सही है, जम्मू कश्मीर। अगला बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया? सही है, गोवा। ठीक है,
अगला बताएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में 21 जो है कौन सा संस्था द्वारा जारी किया गया? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? स्विट्जरलैंड, नहीं, फिनलैंड। आइसलैंड को। ये गलत इसमें दिया हुआ है, तो सही करना था आइसलैंड। ठीक है। और भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 40। हाँ, 140वां। ठीक है। और 2020 में भारत का स्थान था 108। ठीक है, 2021 में 140। 2020 में 112, 108। 108। हाँ, दिया हुआ है। अगला बताएगा हाल ही में इब्सा के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? सही है, भारत। इब्सा का पूर्ण रूप क्या है? IBS है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। हाँ, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है। अगला बताइएगा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? ग्रेटर नोएडा। हाँ, ग्रेटर नोएडा। ठीक है। अगला बताएगा मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? हाँ, सही है, मिताली एक्सप्रेस। अगला बताएगा वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान। हाँ, उज्बेकिस्तान। ठीक है। अगला बताएगा हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? गाम्बिया। हाँ, सही है। और ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित है? सही है, आंख की बीमारी है। हाँ। अगला बताएगा 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? हाँ, सही है, कोची बंदरगाह। अगला बताएगा हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में खोला गया। ठीक है। अगला बताएगा किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया? सही है, गुजरात। अगला बताएगा FAIF अवार्ड 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? अमिताभ बच्चन। ठीक है। अगला बताएगा किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही है, AR रहमान। अगला बताएगा जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? हाँ, ऑप्शन देते हैं मेघालय, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, असम। मेघालय। ठीक है। हाँ, वो ऊंचा है, ये लंबा है। अगला बताएगा सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त? सही है, चौथा। अगला बताएगा टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? यह है सिको हाशिमोतो। और किसे नॉस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में? रेखा मेनन। हाँ, रेखा मेनन। ठीक है। अगला बताएगा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है? हाँ, बाला साहब ठाकरे। ठीक है। बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है? सही है, 1 करोड़। चलिए, समाप्त हो गया।